हेलो। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय प्रशासन की विशेषताएं। भारतीय प्रशासन की विशेषताओं की बात जब हम करते हैं तो हमारे सामने दो तथ्यों की बात आती है, अर्थात भारतीय प्रशासन हमें दो तथ्यों पर आधारित दिखाई देता है। सबसे पहले जो स्वतंत्रता से पूर्व की मान्यताएं हैं और दूसरी स्वतंत्रता के पश्चात की, जो आज आप देख रहे हो, एक कल्याणकारी एवं प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की। परंतु स्वतंत्रता से पूर्व की मान्यताओं को भी हम गहराई से देखें तो हमारे सामने दो बातें या दो तथ्य निकल कर आते हैं। पहला है भारत का प्राचीन राजतंत्र, ये सभी को पता है। लंबे समय से हमारे देश में राजतंत्र रहा है। उसके बाद है ब्रिटिश शासनकाल। और अगर हम बात करें कि भारत के प्राचीन राजतंत्र या ब्रिटिश शासनकाल की कि क्या वो अब हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है, परंतु ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि यदि वर्तमान भारतीय प्रशासन जो एक कल्याणकारी राज्य या प्रजातांत्रिक देश ने अपनाए हैं, उसमें भी आज कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो सिर्फ कुछ परिवर्तनों के साथ ही आई हैं, अर्थात जिनका संबंध आज भी हमारे स्वतंत्रता से पूर्व के प्रशासन के साथ बना हुआ है। भारतीय प्रशासन की इन वर्तमान विशेषताओं का वर्णन, जिनका संबंध हमने कहा पहले वाली जो है संस्थाओं से बना हुआ है, उनके पर ही आधारित है, या आज जो उनका परिवर्तित रूप है, उसको वर्णन हम निम्न ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भारतीय प्रशासन जो है विकास पर आधारित है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। वैसे तो डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में सकारात्मक परिवर्तन। मैंने ऐसी बात क्योंकि हम आगे बात वो करेंगे जहाँ पर हम प्रशासन में परिवर्तन की बात करेंगे। परिवर्तन जो नेगेटिव भी हो सकता है या जिसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं विकास की। भारतीय प्रशासन विकास पर आधारित है। इसकी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है, या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, क्योंकि अगर इसमें विकास ना हुआ होता तो शायद हमने आगे जो इसकी विशेषताओं की हम बात करेंगे वो ना आ पाती। उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्राचीन काल और मध्यकाल की कुछ वो परंपराएं हैं जो विकसित रूप में आई हैं। इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जिसे आप मंत्री परिषद कहते हो। हम सभी को पता है आधुनिक लोकतंत्र में भी हमारा, चाहे राष्ट्रपति की बात करती हो जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, चाहे यहाँ पर हम हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली में बात करते हैं, वहाँ तो सीधा ही मंत्री परिषद ही वह एक परामर्शदाता है जिसकी सहायता से हमारा संवैधानिक मुखिया कार्य करता है। यह बात इसलिए कही गई क्योंकि ये हम देखें तो हमारे राजतंत्र में भी पाई जाती थी। हमारे राजा महाराजा सम्राट सभी अपने परामर्श के लिए मंत्री परिषद अवश्य गठित करते थे। परंतु फिर इसमें विकास कहाँ से आया? विकास ये हुआ कि आज की मंत्री परिषद जनता के द्वारा चुनी जाती है, जबकि प्राचीन मंत्री परिषद को कौन चुनता था? आपका शासक स्वयं चुनता था। उसके बाद हम बात करते हैं विकेंद्रित एवं केंद्रित व्यवस्था, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। इस सिद्धांत को आप जानते हो। डिसेंट्रलाइजेशन सत्ता का कई हाथों में बंटवारा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को सत्ता में भागीदारी देना,
और सेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर सत्ता शीर्ष में पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। तो अब हम भारतीय प्रशासन की विशेषताओं के अंतर्गत अगर इसकी बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व अगर मैं बात करूं 1526 से लेकर 62 तक 1526 टू 1562 तक, वहाँ पर हमें किस चीज़ का प्रभाव दिखाई दिया था? विकेंद्रीयकरण का। विकेंद्रीयकरण जिसमें कहीं ना कहीं हमारे पास कल्याणकारी राज्य छिपा होता है, जनता की भागीदारी होती है। परंतु अगर हम 1562 के बाद की बात करें, जिसे आप ये कह सकते हो मुगल काल का आरंभ होना, उस समय से लेकर ब्रिटिश काल तक 1857 से कि जो है आपके पास युद्ध आया, संग्राम, क्रांति जिसे आप कहते हो, उस तक हम कहें तो हमारे पास किस चीज़ की छाप दिखाई देती है? केंद्रीयकरण की अधिक गुण दिखाई देती है। परंतु अगर हम आज के प्रशासन की बात करें और विशेषतः स्थानीय सरकारों का उदाहरण लें तो हमारे पास क्या है? देश के निम्न स्तर से ही हमारे पास विकेंद्रीयकरण व्यापक रूप में पाया जाता है, जिससे जनता की सीधी भागीदारी मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि केंद्रीयकरण आज नहीं है, केंद्रीयकरण है, परंतु सिर्फ किस उद्देश्य के लिए? निम्न स्तरों को नियंत्रित रखने के लिए, देश में एकता बनाए रखने के लिए। उसके बाद बात आती है रूल ऑफ लॉ की, कानून का शासन। कानून का शासन जिसकी बात हम स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में भी करते हैं, जिससे अभिप्राय है कानून के सामने सभी समान। कानून का शासन हमारे प्रशासन की विशेषता कैसे बना? यह भी हमें ब्रिटिश शासनकाल ने दिया। कब? जब 1857 का विद्रोह हुआ या राष्ट्रवादी आंदोलन हुए। इन सब का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों ने देश में कानून के शासन को लागू किया, या हम कह सकते हैं कि भारत में कुछ ऐसे लोकतंत्रात्मक सुधार शुरू हुए जो आज भी हमारे भारतीय प्रशासन की एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनशील प्रशासन, चेंजेबल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी ऊपर भी बात की थी कि हम विकास के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि भारतीय प्रशासन सिर्फ विकसित ही नहीं हुआ है, उसमें कहीं कभी अच्छे कभी बुरे इस प्रकार के परिवर्तन भी होते रहे हैं। उसकी यदि हम बात करें तो हम भारतीय पुराने राजतंत्र में की बात करेंगे, जिसमें चाहे मौर्य काल है, गुप्त काल है या मुगल काल, सभी शासकों ने अपने अपने समय में अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकताओं अनुसार प्रशासन में कुछ न कुछ परिवर्तन किए हैं। चाहे किसी शासक ने एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली दी, किसी ने संगठित नौकरशाही बनाई, किसी के काल में व्यवस्थित न्याय व्यवस्था आई, तो कभी ऐसा हुआ कि प्रांतीय स्थानीय प्रशासन जैसी व्यवस्थाएं बदली। ब्रिटिश शासनकाल की बात करें तो उसने भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति, उसके उद्देश्यों की पूर्ति किस में थी? हमारा दमन करने में, अर्थात भारतीयों का शोषण करने में, या अपने अधिकारियों को अधिक से अधिक कुशल बनाने के लिए। उसने भी अनुशासन, दक्षता, दमन एवं शोषण युक्त प्रशासन को अपनाया, अर्थात उसने भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन किए। स्वतंत्रता के पश्चात तो प्रशासन में इन परिवर्तनों का होना स्वाभाविक भी था एवं आवश्यक भी था, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन चुका है, जिसके कारण आज हमारे लोक सेवक, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या और जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं, वो ब्रिटिश शासनकाल की प्रवृत्ति से बाहर निकल चुके हैं, जनता के स्वामी नहीं रह गए हैं, जनता के सेवक बन गए हैं।
और आज प्रशासन पर सीधा नियंत्रण रखने के लिए हमारे संसदीय सदस्य हैं, न्यायपालिका है और हमारी स्वतंत्र समाचार पत्र, जिनको स्वतंत्रता से लिखने का अधिकार है, कमियों को सामने लाने का अधिकार है। आगे बात करते हैं प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय। एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। भारत जैसे विकासशील देश में ऐसे न्याय की अति आवश्यकता है और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी हमने सामाजिक आर्थिक न्याय को अंकित किया है, इसे राज्य के आधार के रूप में स्वीकार किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे पास भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में वर्णित है, के माध्यम से भी राज्य से यही अपेक्षा की गई कि वो अपने राज्य में ऐसी नीतियाँ बनाए, ऐसे कार्यक्रम बनाए जिनके माध्यम से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सके या यह न्याय दिया जा सके। और इसे सबका उत्तरदायित्व किस पर है? कुशल प्रशासन पर, क्योंकि वह नीतियाँ बनवाने में और लागू करने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है प्रशासन का विशाल क्षेत्र। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वाइडर। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। भारत एक विकासशील देश है, कल्याणकारी राज्य है, तो फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका ये विकासशीलता और कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है, उसके कारण ही दिन प्रतिदिन जनता की समस्याओं से संबंधित, उनकी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित नए नए विभाग गठित हो रहे हैं। उसके साथ साथ पुराने विभागों में परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ रही हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे पास कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है, अर्थात प्रशासन का क्षेत्र बढ़ रहा है, विशाल हो रहा है। नेक्स्ट बात है हमारे पास लाल फीताशाही की, रेड टेपिज्म। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है रेड टेपिज्म का, क्योंकि जहाँ रेड टेपिज्म की बात आती है एकदम से हमारे दिमाग में कौन सा प्रिंसिपल आता है? पदसोपान। और पदसोपान तो हमारे पास सार्वभौमिक प्रणाली है, अर्थात जो हर जगह प्रत्येक विभाग में पाया ही जाता है, तो वहाँ पर लाल फीताशाही होगी ही होगी और इसीलिए हमारे प्रशासन में भी लाल फीताशाही पाई जाती है। और लाल फीताशाही का अर्थ क्या है? कर्मचारियों का औपचारिकताओं में बंधा होना, अधिक से अधिक नियमों का पालन करना, अर्थात कठोरता से कह सकते हो आप, नियमों का पालन करना। और इन सब का नतीजा क्या होता है? इस सब का नतीजा होता है कार्यों में देरी। विकेंद्रित प्रशासन, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बात हमने पीछे भी कही थी कि विकेंद्रीयकरण था, केंद्रीयकरण था परिवर्तनशीलता में, या उससे पहले हम कहते हैं विकासशीलता में। पर यहाँ पर सीधी सी बात करें हम, आज का प्रशासन विकेंद्रित प्रशासन कैसे है? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? उसे सार्थक बनाने के लिए, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जनता की इच्छाओं को जानना, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होना, और तभी हम वास्तविक लोकतंत्र कायम कर सकते हैं। इसीलिए भारत में हमने निम्न स्तर पर अर्थात स्थानीय सरकारों के रूप में ही किसको स्थापित किया है? विकेंद्रीयकरण को। किसके रूप में? पंचायती राज के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में, नगर पालिकाएं, नगर पालिका परिषद या नगर निगमों के रूप में शहरी क्षेत्रों में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकेंद्रित प्रशासन से हम कह रहे हैं कि हमने इनको सत्ता दे दी, परंतु इसके साथ साथ हमने इस पर क्या किया है? नियंत्रण भी रखा है। बस फ़र्क क्या है कि हस्तक्षेप को हमने कम से कम कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनी रहे, प्रजातंत्र कायम रहे।
अब हम आगे बात करेंगे पदसोपान के सिद्धांत पर आधारित प्रशासन, हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जब हमने लाल फीताशाही रेड टेपिज्म की बात की थी तब भी पदसोपान की बात आई थी। पदसोपान जो सार्वभौमिक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो भारतीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि हम देश के ढांचे से देखें, देश की व्यवस्था मतलब से देखें, तो वहाँ पर भी अर्थात संघ को किस में बांटा है हमने, किसका अधिकारी बनाकर रखा, ये कहो। संघ राज्य को निर्देशित करता है, राज्य जिलों को एवं स्थानीय प्रशासन को। या उसके बाद अगर हम विभागों की बात करें तो विभागीय स्तर पर भी हमने पदसोपान को ही अपनाया है। पदसोपान जिसके अंतर्गत कार्य कैसे होते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल होते हैं, अर्थात आपके पास कोई भी चैनल, कोई भी कार्य किसी भी बीच में रुकता नहीं है। सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। एक इमीडिएट बॉस एंड इमीडिएट सबॉर्डिनेट का संबंध होता है, अर्थात एकदम से उच्च और एकदम से अधीनस्थ का संबंध। ये सब मैंने आपको पदसोपान के सिद्धांत याद दिलवा दिया, आपको ज़रूर याद आ गया होगा। तो यहाँ पर ये कौन सी विशेषता है पदसोपान की। उसके बाद हम बात करें लोकतंत्रात्मक प्रशासन अर्थात डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय प्रशासन में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी है और संसदीय शासन प्रणाली भी। संसदीय शासन प्रणाली से क्या मतलब है, या संसदीय शासन प्रणाली के कारण हम जो अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जो सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, जिसके अधीन कोई ना कोई विभाग होता है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार से निम्न स्तर पर जो हमने पहले भी बात की थी, स्थानीय सरकारें हैं, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारें, जिनके माध्यम से जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त होती है और लोकतंत्र प्रणाली को हम अधिक से अधिक जो है महसूस करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके बाद बात आती है प्रशासन की राजनैतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर न्यूट्रलिटी से मतलब आप शून्यता से ले सकते हो, अर्थात भारतीय प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता क्या है कि भारतीय प्रशासन अर्थात लोक सेवकों का दलीय राजनीति से या दलों से कोई भी संबंध नहीं है। ना वो उनके विपक्ष में बोल सकते हैं, ना उनके पक्ष में। परंतु ऐसा नहीं है कि लोक सेवकों को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं है, उन्हें है, परंतु सिर्फ एक मतदान का अधिकार। ऐसा क्यों? ताकि वो लोक सेवक बने रहें, जनता के स्वामी बनने का प्रयास न करें, उन्हें किसी भी प्रकार से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ना हो। और इस चीज़ को हमें अधिक मजबूत बनाने के लिए, राजनीतिक तटस्थता को अधिक सार्थक करने के लिए हमने क्या किया है, लोक सेवकों की भर्ती कौन करता है? केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी कहते हो, और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजनीति से प्रभावित नहीं है, एक स्वतंत्र संस्था है। उसके बाद बात आती है सामान्यवादी और विशेषज्ञों से युक्त। सामान्यवादी और विशेषज्ञ अर्थात मिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी सामान्यवादी क्या है, विशेषज्ञ क्या है। सामान्यवादी जिसके पास प्रत्येक क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जो प्रशासन की प्रत्येक प्रकार की नीति बनाने में, लागू करने में कोई ना कोई आपकी सहायता कर सकता है। जिसका एग्जाम्पल आप डिप्टी कमिश्नर ले सकते हो, या आपके पास आपके जो है शिक्षा के क्षेत्र से आपके जो व्यक्ति हैं वो ले सकते हो। और विशेषज्ञ क्या है, जिसके पास ज्ञान तो है बहुत विस्तृत, परंतु सिर्फ एक विशेष क्षेत्र से संबंधित। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या कानूनी विशेषज्ञ हैं, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि भारत में इन दोनों का मिश्रण कैसे है। अगर हम पहले भी बात कर चुके हैं ना कि हमारे पास स्वतंत्रता से पूर्व की धारणाएं भी आज पाई जाती हैं परिवर्तित रूप में।
तो सामान्यवादी जो हैं, जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो हमारे पास ब्रिटिश शासनकाल की देन है। उस समय इन्हें आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज का अधिकारी कहा जाता था। आज इन्हें आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अधिकारी कहा जाता है। वैसे तो आज भी इन्हें ही शीर्ष पदों पर रखा जाता है, परंतु आज का समय तकनीक का युग है। भारत एक विकासशील देश है। ऐसे में हमें देश के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी जितने भी भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, उनके लिए किसकी आवश्यकता है? विशेषज्ञों की। और इसका ही यह परिणाम है कि आज भारत में सामान्यज्ञों के साथ साथ विशेषज्ञ भी उसी प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं जिस प्रकार से हमारे पास किन की उत्पत्ति हुई थी स्वतंत्रता से पूर्व, हमारे सामान्यज्ञों की। अब बात आती है प्रशासन में एक रूपता की, यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो भारत में संघात्मकता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप राज्यों को अपनी इच्छानुसार प्रशासन चलाने का अधिकार है, परंतु भारत में राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है कि उसमें शासन व्यवस्था संपूर्ण देश में एक जैसी हो, जिससे देश की किसी भी भाग में लोगों में किसी भी प्रकार का असंतोष ना हो। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है। केंद्र की संसदीय शासन प्रणाली अर्थात नाम मात्र और वास्तविक मुख्य कार्यपालक में भेद। केंद्र में कैसे है संसदीय शासन प्रणाली? राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया एवं वास्तविक मुख्य कार्यपालिका मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। राज्यों में इसी रूप में कैसे? संवैधानिक व नाम मात्र का मुखिया राज्यपाल एवं वास्तविक राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। दूसरा उदाहरण है हमारे पास इसका, किसी भी राज्य को स्वयं परिवर्तन का अधिकार नहीं है। जो हमें क्या दिखाई देता है कि भारत में जो केंद्र से नीतियां बनती हैं उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं राज्यों में कार्य किए जाते हैं ताकि देश में एक रूपता बनी रहे। या जैसे हम अगली बात करें किसकी? राज्य विधानमंडलों की या उच्च न्यायालयों की। उच्च न्यायालय जो कहाँ हैं? राज्यों में ही। उनकी सभी राज्यों की विधानमंडलों की एवं सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों की बात कर रहे हैं हम, उनके सबके संगठन और शक्तियाँ लगभग एक जैसी हैं। संगठन थोड़े भिन्न इसलिए हो सकते हैं, बड़े राज्य हैं तो वहाँ पर हमें न्यायाधीश अधिक मिल सकते हैं और छोटे राज्यों में हमारे पास आपके न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कम हो सकती है। यह हम कहें कि केंद्र व राज्य दोनों ही स्तरों पर पाई जाने वाली अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र और राज्यों दोनों के ही उच्च पदों पर क्या करती हैं? कार्य करती हैं। जैसे आप सचिव है या आपके पास कैबिनेट सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय में पाए जाने वाले हमारे जो अधिकारी हैं, वो सभी के सभी कहाँ से आते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं से। उसके बाद बात आती है संघात्मक लक्षणों के सहित एकात्मक प्रशासन। अब हमने पहले भी ऊपर भी ये बात की थी कि भारत में वैसे तो संघात्मकता दिखाई देती है, अर्थात संघों को, देश के राज्यों को स्वतंत्रता प्राप्त होना। परंतु यदि हम गहराई से देखें तो इस संघात्मकता ही में ही हमें एकात्मकता दिखाई देगी और इसीलिए भारतीय संविधान में हमने इसे पूर्ण संघात्मकता का नाम नहीं कहा दिया है, संघों का राज्य कहा है। तो
कैसे हम इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आती है कि शक्तियों के संबंध में केंद्र व राज्यों को अपनी अपनी शक्तियां तो ज़रूर दी गई हैं, परंतु अगर हम सूचियों के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक विषय केंद्र सूची में है। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। और इन डिटेल अगर मैं आपसे थोड़ी सी और बात करूं तो किसी भी विषय को जो राज्य सूची के अंतर्गत आपने दिया हुआ है उस पर भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? आपके लिए कानून बना सकती है। या केंद्र और राज्य सरकार किसी एक क्षेत्र के संबंध में कोई नीति बनाते हैं और वो आपस में क्लैश कर जाती हैं, टकरा जाती हैं अर्थात, तो ऐसे में केंद्र जो चाहेगा वही होगा। तो ये संघात्मकता होते हुए भी क्या हो गई? एकात्मकता। उसके बाद जो अखिल भारतीय सेवाओं की मैंने ऊपर बात की थी आपसे, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति तो करती है केंद्र सरकार, ठीक है, परंतु वो काम किसके लिए करता है? राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के शीर्ष पदों पर। तो ये भी किस में हो गया? एकात्मकता का लक्षण हो गया हमारे लिए। उसके बाद अब राज्य स्वतंत्र हैं संघात्मकता के अनुरूप, उनकी अपनी शक्तियां हैं, तो उनके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि वो आपसी विवाद स्वयं दूर करें, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में एकात्मकता है एकता अखंडता बनाए रखने के लिए। तो ऐसे में राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए भी केंद्र के पास ही शक्ति है, वह किस चीज़ की? एक इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने की। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद बात आती है सर्वोच्च न्यायालयों की या आपके पास राज्यों की उच्च न्यायालयों की। उनमें भी उनके संबंधों में बात करें तो आपको एकात्मकता दिखाई देगी और संघात्मकता भी दिखाई देगी। संघात्मकता कैसे? सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के विषयों से संबंधित न्याय की बात करता है, उच्च न्यायालय का अपना कार्यक्षेत्र है, वो राज्यों से संबंधित है, परंतु फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय की जो है निर्णयों को परिवर्तन करने की, उस पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात वह उच्च न्यायालयों व राज्यों के जिला न्यायालय है या और दूसरे न्यायालय हैं उन पर क्या कर सकता है? नियंत्रण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ये किसका लक्षण हुआ? एकात्मकता का। उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करें। केंद्रीय चुनाव आयोग फिर वही बात, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र का अधिकारी, परंतु वह चुनाव केंद्र के भी करवाता है और राज्यों के भी। कौन करवाता है? आपका केंद्रीय चुनाव आयोग। CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका संबंध वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करना है, उनको सामने लेकर आना है। अधिकारी केंद्र का है परंतु कार्य केंद्र और राज्य दोनों के लिए करता है। इसके बाद बात आती है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता यदि हम बात, फिर मैं वही दोबारा थोड़ी सी बात करना चाहूँगी संघात्मकता और एकात्मकता की। अगर हमारे देश में पूर्ण संघात्मकता होती तो यहाँ पर इकहरी नागरिकता कभी ना होती। फिर राज्यों की अपनी, केंद्र की अपनी, जैसे अमेरिका में। परंतु भारत में तो हमने अभी ऊपर बात की, संघात्मकता के अंदर एकात्मकता छिपी हुई है। हम भारतीय नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग नागरिक नहीं हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम पहले ही ब्रिटिश शासनकाल को भुगत चुके हैं। हम एकता बनाए रखने की बात करते हैं ताकि हमारे बीच में कोई भी इस प्रकार के भाईचारे में कोई विवाद उत्पन्न ना हो। हमने देश में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मतलब कथनी और करनी में अंतर कह सकते हो आप इसको। कैसे? भारतीय प्रशासन में सैद्धांतिक रूप में शक्तियाँ किसी और को दी हैं, व्यवहारिक रूप में प्रयोग कोई और करता है। ज़्यादा क्लियर कह दिया मैंने आपको थोड़ा सा। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 53 की बात करती हूँ, 53 की, जिसका किससे संबंध है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से। उसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करेगा? निम्न अधिकारी। निम्न अधिकारी प्राय कौन है? उसकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में, जो हमारी परामर्शदाता है।
संसदीय शासन प्रणाली में खास तौर से जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिसका वर्णन हमने अपने संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत किया है कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो अब आप क्या है कि हम कह सकते हैं ना कि भारत में शक्तियाँ किसी और को दी हैं, सिद्धांत कुछ और है और आपके पास व्यवहारिकता कुछ और है। और 42वां संशोधन के द्वारा तो हमने वैसे भी राष्ट्रपति के लिए उस परामर्श को मानना आवश्यक कर दिया है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए उसका परामर्श मानना बाध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी प्रशासन। कल्याणकारी प्रशासन, भारत एक हमें पता है कल्याणकारी राज्य है, अर्थात इसका उद्देश्य सिर्फ प्रशासन का क्या है, जन कल्याण करना। सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है, चाहे वो पंचायती राज के अंतर्गत है या सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत, सहकारिता से संबंधित आंदोलन है या लड़कियों के लिए चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान है, साक्षरता अभियान, सभी का उद्देश्य सिर्फ क्या है, जन कल्याण करना, एक कल्याणकारी प्रशासन के। और इनको पूरा करने का उत्तरदायित्व किस पर है, कुशल प्रशासन पर। नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवाओं द्वारा प्रचलित, पब्लिक सर्वेंट्स, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक सर्वेंट। भारत में हमने पहले भी अभी बात की थी, पीछे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है जिसमें हमने बात की कि प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन है जो उसका राजनीतिक मुखिया है, जो किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति। तो वो मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं है, उस क्षेत्र का ज्ञाता नहीं है, ऐसे में वह किस पर निर्भर हो जाता है, स्थायी कर्मचारियों पर, अर्थात हमारा वास्तविक प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, स्थायी कर्मचारियों अर्थात लोक सेवकों के द्वारा। उसके बाद बात आती है धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो हमने भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों में भी इसकी बात की हुई है, जिसके अंतर्गत हमने सभी धर्मों को समान माना है, धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता दी है, गठन करने का अधिकार दिया है। परंतु हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इस शब्द को अंकित किया है 42वें संशोधन के द्वारा, ताकि इसे अधिक स्पष्ट किया जा सके। अर्थात भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, प्रत्येक धर्म को समान अधिकार है, समान उनके पास, हमारे पास जो है ना, हम उन्हें समानता के रूप में सबको समान सम्मान देंगे। किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भी धर्म के आधार पर किसके साथ कोई भेदभाव होगा। उसके बाद बात आती है प्रशासकीय उत्तरदायित्व की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रशासकीय उत्तरदायित्व ही तो वह कारण है जिसके कारण भारत की संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप से चल पाती है, अर्थात मंत्री जनता के प्रति अपनी जवाबदेहिता सिद्ध कर पाते हैं, जवाब दे पाते हैं, क्योंकि उसके पास एक उत्तरदायी कुशल प्रशासन है जो मंत्री के प्रति उत्तरदायी है और मंत्री के लिए ही सब कार्य जनता के लिए, वैसे देखा जाए तो, के लिए कार्य करता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय प्रशासन पर अर्थात उसके स्थायी कर्मचारी यदि अपने क्षेत्र सीमा से बाहर जाते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं, इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका में। और न्यायपालिका के पास इसके लिए निर्देश अथवा लेख, जिसे आप रिट कहते हो, जारी की जा सकते हैं और जिनका स्पष्ट वर्णन हमने मौलिक अधिकारों के ही अंतर्गत, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के अंतर्गत में इनका वर्णन किया है।
समस्याओं से ग्रस्त प्रशासन। हमने पहले भी कहा था कि परिवर्तनशील है तो उसमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भी भारतीय प्रशासन में कुछ बुराइयां देखने को मिलती हैं, जैसे, या आप इन्हें समस्याएं भी कह सकते हो, जैसे लोक सेवक और राजनीतिक। लोक सेवक जो विभाग का प्रशासनिक मुखिया है, निपुण अधिकारी है, स्थायी है, एवं राजनीतिक जिसके पास सत्ता है, जनता का समर्थन है, या जिसके पास क्या है, आपके पास मंत्रालय के प्रत्येक निर्णय लेने का अधिकार है। इन दोनों के बीच में ही प्राय विवाद पाया जाता है इसी बात को लेकर, किसको, लोक सेवक अपने आप को स्थायी और निपुण समझने की होने के कारण अहम की भावना रखता है, तो आपका राजनीतिक या आपका मंत्री सत्ता होने के कारण अपने आप को क्या मानता है, अधिक महत्वपूर्ण मानता है। और ऐसा इतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन प्रशासन में सच्चरित्रता का पतन हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां आ रही हैं और जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी कई बार विवाद स्पष्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन पॉलिसी। आप सभी को पता है, बहुत बार देश में आपने इस चीज़ के लिए लोगों को आंदोलन करते हुए, धरने देते हुए भी सुना है, देखा है। भारतीय प्रशासन में अगर हम बात करें, फिर वही जो कई बार आ चुके हैं मौलिक अधिकारों की, तो वहाँ पर एक तरफ तो हमने राइट टू इक्वलिटी की बात की है, समानता के अधिकार की। उसी में हमने एक अपवाद रखा है अल्पसंख्यकों, SC STs के लिए आरक्षण की बात का। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनके उत्थान के लिए आवश्यक था, जिसे हमने समय के साथ साथ 10-10 वर्ष करके बढ़ाया है। यहाँ ही क्यों, अगर हम संसद में आरक्षण की बात करें तो वहाँ भी राष्ट्रपति के पास 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत या आरक्षित करने का अधिकार है। कानून पर आधारित लॉ बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात भारतीय प्रशासन में कानूनी नियमों, उपनियमों के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है, और जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कानून के विरुद्ध यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, जो हमने पीछे भी कुछ वही बात जो हमने न्यायालय के द्वारा आपके अधिकारों को सीमित करने की या आपके शोषण को रोकने की बात में कही थी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जब हमने बात की थी, तो किसी भी गलत काम को, किसी भी अवैध शक्ति के प्रयोग को न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी कार्य प्रशासन में नहीं होता, या जिस पद को, जिस व्यक्ति को जो सत्ता दी है, वही उसी के अनुसार कार्य करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये हम बात कर रहे हैं लोक सेवकों के संबंध में, कि भारतीय लोक सेवकों जिनकी भर्ती आपने कहा निष्पक्ष संस्था संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, ताकि उन्हें राजनीतिक दलों के प्रभाव से दूर रखा जा सके, संरक्षण प्राप्त ना हो। उन्हीं लोक सेवकों की जो है रक्षा के लिए संविधान में विभिन्न धाराओं का वर्णन किया गया है, जिससे कोई भी उन्हें प्रभावित ना कर सके। जैसे उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तों आदि के संबंध में आर्टिकल 309 है, तो उनकी पदावनति यानी कि उनके का क्या करना, निम्न पद पर ले जाना, उच्च पद से उनको पदच्युति आदि उनके संबंध में है आपके पास आर्टिकल 311 आदि। राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीति का नियंत्रण, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सत्ता जनता ने किसको दी,
जनप्रतिनिधियों को संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का चुनाव हुआ। प्रत्येक विभाग को किसी न किसी मंत्री के अधीन रखा, उन व्यक्तियों को जो चुनाव में बहुमत सिद्ध करके आए हैं। परंतु वो मंत्री किस पर नियंत्रण रखता है? प्रशासनिक अधिकारियों पर। प्रशासनिक अधिकारी किसके प्रति जवाबदेह हैं? आपके मंत्री को। अर्थात उन पर किसका नियंत्रण पाया जाता है? राजनीति का नियंत्रण पाया जाता है। असैनिक प्रशासन एवं सैनिक प्रशासन पृथक पृथक। सिविल एंड डिफेंस सर्विसेज आर सेपरेट। सिविल सर्विसेज में सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे के सारे, या आपकी पूरा कैबिनेट सेक्रेटरीट है, स्टेट सेक्रेटरीट है, उसमें निम्न से लेकर उच्च पद के अधिकारी तक सभी के सभी असैनिक और सैनिक, जिसे आप डिफेंस कहते हो, जिसके 3 हैं आपके पास शाखाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन दोनों की ही बात कर रहा है ये, सैनिकों की और असैनिकों की। हम कहते हैं कि हमारे देश के प्रशासन की विशेषता है कि इन दोनों के लिए ही भर्ती, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें, सभी चीज़ों के लिए क्या है, एक दूसरे से इनकी व्यवस्थाएं अलग अलग की गई है। इन भारतीय प्रशासन की विशेषताओं की चर्चा के पश्चात हम ये कह सकते हैं, या कहना अति आवश्यक है, कि भारतीय प्रशासन की ये विशेषताएं रुकी नहीं हैं, क्योंकि भारत तो एक विकासशील देश है जिसमें रोज़ नए परिवर्तन होने हैं। पहले लंबे समय से वैसे भी भारतीय प्रशासन परिवर्तनशील रहा है। इसमें अभी आने वाले समय में और कई नई विशेषताएं जुड़ेंगी और शायद समय के साथ कुछ विशेषताएं समाप्त भी होंगी।